बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा आज की क्लास में बेटा हम लोग क्लास 11th का अकाउंट्स पढ़ते हैं, जो कि हम लोग सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा वाउचर्स। वाउचर क्या होता है बेटा? वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारा जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसका सारा डिटेल उसके अंदर दिया रहता है। ठीक है बेटा, देखिए इसमें लिखा हुआ है अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड द ऑथेंटिकेशन authorization to pay and on the basis of which business transaction are first of all are recorded in the books of the account। यानी कि बेटा वाउचर एक तरह से बिल होता है जिसमें सारा डिटेल हमारे जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका डिटेल उसमें दिया रहता है। क्लियर है आदित्य? क्या बोलते हैं युवराज? ठीक है बेटा। और ये हमारा बेसिकली कहाँ रिकॉर्ड होता है? ये हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, यानी जब जनरल एंट्री हम बनाएंगे ना तो वहाँ वाउचर का यूज़ होगा। इसका एक चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 8 है, उसमें हम लोग क्लियरिफाई करेंगे। फिलहाल वाउचर का मतलब क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक बिल की तरह इसको समझ सकते हैं कि बिल होता है जिसमें सारे जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका डिटेल उसमें दिया रहता है। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा टॉपिक है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट देखिए बेटा युवराज, डिस्काउंट हमारा क्या होता है? डिस्काउंट छूट होता है। क्लियर? जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम किसी को उधार बेच रहे हैं या फिर नगद बेच रहे हैं, उन दोनों में जो भी हम डिस्काउंट देते हैं वो डिस्काउंट होता है। और डिस्काउंट बेसिकली बेटा परसेंटेज में होता है, याद रखिएगा। किस में होता है युवराज? परसेंटेज में होता है। ठीक है, अभी हम ये इसको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसके बाद आप एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम सुनेंगे रिबेट। रिबेट जो होता है वो अमाउंट में होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट हमारे किस में होता है? परसेंटेज में होता है। डिस्काउंट हमारे दो टाइप्स का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है बेटा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, मान लीजिए बेसिकली ये ट्रेड डिस्काउंट देता कौन है? ये ट्रेड डिस्काउंट देता है बेटा होलसेलर। कौन देता है? होलसेलर देता है। किसको? रिटेलर को। ठीक है बेटा, रिटेलर को देता है। जैसे रिटेलर कौन है? जो दुकानदार है, शॉपकीपर्स हैं, तो वो क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, जो कि क्या करते हैं? गुड्स को सप्लाई करते हैं कस्टमर तक। तो होलसेलर क्या कहता है? रिटेलर को कि आपको जो सामान दे रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करिए। तो रिटेलर बल्क में सामान तो कैश में नहीं खरीद पाएगा, वो बेसिकली क्या करता है? रिटेलर उधारी लेता है। अब बाद में तगादा के टाइम आप देख सुने होंगे, तगादा का टाइम है, जो होलसेलर होता है वो बीच बीच में आते हैं मांगने के लिए कि मेरा पैसा हो गया, महीना पूरा हो गया, दे दीजिए। ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है? तो होलसेलर जो होता है वो रिटेलर को सामान सप्लाई करता है, किस लिए? कस्टमर को बेचने के लिए। तो देते समय जो बेटा वो होलसेलर उसको एक डिस्काउंट देता है। क्या देता है बेटा? डिस्काउंट देता है, जिसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट आप अधिकतर सुनेंगे कि उधार में ज़्यादा होता है, नगद में भी होता है, लेकिन उधार में सबसे ज़्यादा ट्रेड डिस्काउंट का नाम सुनेंगे। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट कौन देता है? होलसेलर देता है। किसको? रिटेलर्स को देता है। क्लियर हो गया? समझ आ गया ये? ठीक है, देखिए लिखा भी, व्हेन द डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर टू इट्स कस्टमर, कस्टमर या फिर यहाँ बोल सकते हैं कि रिटेलर, है ना, रिटेलर को देता है ना, एट फिक्स परसेंटेज ऑन द कैटलॉग प्राइस ऑफ द गुड्स। गुड्स का जो भी कैटलॉग प्राइस होता है, जो भी बिल होता है, उस पर जो उसको रिबेट, जो डिस्काउंट देता है, कौन देता है? होलसेलर देता है रिटेलर को। वो हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली उधार मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे ज़्यादा होता है। किस पे होता है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे ज़्यादा आपको दिखेगा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, समझ में आ गया? अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट इमीडिएटली पेमेंट पे होता है। जैसे कि जो ऑन टाइम हम कैश कोई पेमेंट कर रहा है उस पर जो डिस्काउंट देते हैं वो होता है कैश डिस्काउंट। ये बेसिकली कस्टमर को दिया जाता है, वही ऑन टाइम पेमेंट करते हैं, है ना। तो जरा देखिए क्या लिखा है, व्हेन द डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब हो गया बेटा अर्लियर पेमेंट। ठीक है, क्या होता है? अर्लियर, अर्ली पेमेंट यानी इमीडिएट पेमेंट, तुरंत पेमेंट आपको कर रहा है तो उसके बदले आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो। तो वो कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट है। क्लियर? तो ये कैश ट्रांजेक्शन पे होता है। किस पे होता है बेटा? कैश मतलब नगद ट्रांजेक्शन। समझ गए? ये अधिकतर कस्टमर को ही दिया जाता है। और जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है वो होलसेलर रिटेलर को देता है, जो कि उधार ट्रांजेक्शन पे मिलता है। क्लियर? यहाँ तक नोट कर लीजिए। समझ में आ गया? तो कोई डाउट है? नहीं है? चलते आगे। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिबेट। डिस्काउंट हमारा किस में होता है? परसेंटेज में होता है। ठीक है, उसी तरह हमारा जो रिबेट होता है बेटा ना, वो अमाउंट के टर्म्स में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, ठीक है बेटा, और यहाँ पर एक कस्टमर है जिसका नाम है युवराज, है ना। तो युवराज जो है वो जाते हैं दुकान में, ऑलरेडी उनका दुकान है, चलो हम समझ रहे हैं, लेकिन मान लीजिए इस बार कस्टमर आप बन जाइए। आप जा रहे दुकान में, बोले कि सर हमको ना मिठाई दे दीजिए। ठीक है, ये कहे ठीक है भैया मिठाई ले लो। तो दुकानदार ने जो है, जो सेलर है बेटा, उसने क्या किया? युवराज को मिठाई दिया। ठीक है,
तो युवराज को जो मिठाई दिया वो मिठाई का दाम है बेटा 100 रुपये। मान ली 100 रुपये का मिठाई युवराज ने लिया, तो युवराज बोलते हैं अरे डिस्काउंट नहीं देंगे, आपके यहाँ हमेशा आते रहते हैं। तो दुकानदार बोले अच्छा ठीक है, तो एक काम करिए जो 100 का है उसके बजाय 90 दे दीजिए, है ना, यानी अमाउंट पे डिस्काउंट दे दिया गया, समझ गए, 10 रुपये छोड़ दिया गया। तो इसको बेटा हम लोग डिस्काउंट नहीं, इसको रिबेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिबेट बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? और बेसिकली एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर डेफिनेशन में नहीं दिया लेकिन जान लीजिए, जो रिबेट होता है ना वो बेसिकली लो वैल्यूएबल गुड्स पे ही मिलता है। ऐसे गुड्स पे ओरली डिस्काउंट देते हैं जो ज़्यादा बिकता नहीं है, जिसकी लो क्वालिटीज़ होती है, जैसे मान लीजिए गामा साबुन या फिर कुछ ऐसे ऐसे सामान जो बिकते नहीं है। दुकानदार बोलेंगे अरे भैया कम कर दीजिए, तो मजबूरन कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिक नहीं रहा है, तो भाई किसी तरह कस्टमर ले ले। और किस में ऐसा होता है कि एकदम कस्टमर कितना भी नाक रगड़ ले लेकिन डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है, रिबेट वो होता है गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है जिसमें बोलता है अरे भैया एकदम फिक्स रेट है, इसमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो समझ में आ गया? तो यानी कि रिबेट जो मिल रहा है हम कम कर दे रहे हैं ओरली, तो इसका मतलब ये लो क्वालिटी ऑफ गुड्स होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा गया इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलॉट बाय द सेलर आफ्टर गुड्स हैव बीन सोल्ड। जब गुड्स को बेच दिया जाता है उसके बाद डिस्काउंट दिया जाता है, समझ गए? सामान आपको दे दिए, फिर आप बोले अरे भैया कम नहीं करेंगे, अच्छा ठीक है ले लीजिए 90 का ले लीजिए, जाइए जाइए। समझ में आ गया? इट इज ए फॉर्म ऑफ अमाउंट, ये अमाउंट की फॉर्म में होता है, दैट्स इट। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका एक चैप्टर है हमारे अकाउंट्स में, इसका एक चैप्टर आपको पढ़ने मिलेगा अकाउंटिंग रेशियो, यानी सॉरी जर्नल एंट्री के बाद अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो जीएसटी का ही पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो जीएसटी में अच्छे से फुल कमांड देना, उसके बारे में अच्छे से हम उसमें जानेंगे कि जीएसटी कैसे लगता है, उसका कैसे अकाउंटिंग करते हैं, है ना, कैसे गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं, कलेक्ट होता है जीएसटी जो भी है। फिलहाल आप इतना जानिए, पहले जीएसटी का नाम इनडायरेक्ट टैक्स था क्योंकि हमारा टैक्स 2 टाइप्स का होता था। टैक्स हमारा बेटा 2 तरीके का टैक्स होता था, एक होता था डायरेक्ट टैक्स, क्या होता था बेटा? डायरेक्ट टैक्स, और एक होता था बेटा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स है वो आम आदमी टैक्स पे करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जो हम अपने हाउस का टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, वो वेल्थ टैक्स में काउंट होता है वो। और इनकम टैक्स किसके अंदर आता है? डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, जो आम आदमी पे करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन जो जॉब करता है। क्लियर। इनडायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है आदित्य? देखिए युवराज, देखिए बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है? जो बिजनेसमैन है ना, जो व्यापारिक पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, वो जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स इतना ज़्यादा, कई वेराइटी, कई टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ना कि नाम आपको बताएं तो खत्म नहीं, बहुत सारे टैक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देख लीजिए, अब ये एक्साइज ड्यूटी है ना, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको वीएटी का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, देयर आर लॉट्स ऑफ टैक्स होते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स, चुंगी टैक्स कहते हैं, बहुत सारे टैक्सेस के अंदर आते हैं। तो इसका नाम चेंज करके ना अब सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया। मर्ज मतलब एकत्रित करके एक नाम रखा गया जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर 4 टैक्स आते हैं बेटा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनिट, उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड उसके बाद यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये 4 प्रकार के हमारे टैक्स जीएसटी के टाइप्स होते हैं, जो आगे हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे जनरल एंट्री उसके बाद वाला चैप्टर, उसमें हम लोग जीएसटी के बारे में अच्छे से चारों के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना जानिए कि जीएसटी हमारा मर्ज कर दिया गया, सारे टैक्सेस को मिला के इनडायरेक्ट टैक्सेस को नाम चेंज करके जीएसटी कर दिया गया है। ठीक है, जीएसटी एक्ट पास हुआ था बेटा पार्लियामेंट के थ्रू 29 मार्च 2017, 29 मार्च 2017 को इसका एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ था, याद रखिएगा। एक्ट, एक पार्लियामेंट में एक मीटिंग हुआ था, उसमें एक्ट पास किया गया कि जीएसटी लागू किया जाएगा, अभी किया नहीं गया, किया जाएगा। एक एक्ट पास हुआ था, मतलब पार्लियामेंट के थ्रू सोचा गया था, तो 29 मार्च 2017 को। ठीक है, उसके बाद जीएसटी वॉज अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया था हमारे भारत में, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो फिलहाल आप इतना जीएसटी के बारे में समझ गए। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स का अपडेटेड वर्जन है, मान लीजिए, ऐसे बोल सकते हैं। क्यों किया गया ये भी जान लीजिए बेटा। इतने लॉट्स ऑफ टैक्सेस हैं जो बिजनेसमैन पे करते थे, जिससे वो क्या होते थे ना, डिमोटिवेट होते थे कि यार इतना सा टैक्स पे कर रहे, छोड़ो बिजनेस नहीं करेंगे। तो
इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये सोचा कि हमारे बिजनेसमैन, हमारे भारत में जितने सारे एंटरप्रेन्योर हैं, सक्सेसफुल पर्सन मैन या फिर जो बिजनेस खोलना चाहते हैं, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, है ना, तो उनको कैसे इंकरेज करें कि वो और बिजनेस स्टार्टअप करें, क्योंकि वो डिमोटिवेट हो रहे हैं कि इतना टैक्स हम पे कर रहे हैं, ये वो मेरे पास बच नहीं रहा है। तो इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, सारे टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी लागू किया, जिससे वो थोड़ा सा रिलीफ फील करे कि इतना टैक्स नहीं पे करना, इतना ही कुछ टैक्स ही पे करना है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए बेटा, उसको आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद बेटा पढ़ते हैं एंट्री। एंट्री क्या होता है बेटा? जो अभी हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स बेटा हम रिकॉर्ड करते हैं उसको एंट्री कहते हैं बेटा। जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, बुक्स में जर्नल एंट्री बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो हम उसको क्या कहते हैं? एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जो रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को ही एंट्री कहते हैं। देखिए लिखा भी, व्हेन द ट्रांजैक्शन और इवेंट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री, इज कॉल्ड एंट्री। क्लियर हो गया बेटा? जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोसेस को एंट्री कहते हैं। क्लियर? बैड डेब्ट क्या होता है? बैड डेब्ट का मतलब ये होता है कि जिसको हमने उधार दिया वो पर्सन अब हमको नहीं दे पा रहा है, या फिर लेके भाग गया, या फिर इंसॉल्वेंट हो गया। अब इंसॉल्वेंट जानेंगे क्या होता है? दिवालिया हो गया। उसके पास, जैसे मान लीजिए हमने युवराज को पैसा दिया 1 लाख रुपए, युवराज हमको सिर्फ 20,000 रिटर्न कर रहा है, 80,000 डुबा दिया मेरा पैसा, तो इसको क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट। क्लियर? जो मेरे लिए लॉस है ना, ये दैट इज माई लॉस, ये मेरे लिए लॉस है ना, तो ये बैड डेब्ट। क्लियर? उसके बाद बेटा देखिए लिखा, इट इज एन अमाउंट दैट हैज बीन बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर। डेटर से मिल नहीं पाएगा, हम लेके भाग गया या फिर नहीं दे पा रहा, तो मेरे लिए लॉस है, उसको बैड डेब्ट बोलेंगे। इंसॉल्वेंट किसको कहते हैं? इंसॉल्वेंट क्या होता है? जो व्यक्ति को हमने पैसा दिया या फिर जो व्यक्ति देने लायक नहीं होता है, देने अयोग्य होता है, मतलब वो अब दे नहीं पाएगा, उसके पास क्षमता ही नहीं है, उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। ठीक है? लिखा है देखिए, अ पर्सन एन एंटरप्राइजेज विच इज नॉट इन पोजिशन टू पे, वो उस पोजिशन में है ही नहीं बेटा कि पे करे। ठीक है प्रिया बेटा? किस पोजिशन में है ही नहीं पे करे, इट्स डेप्ट, अपने डेप्ट को, डेप्ट बोले तो उधार को, जो भी कर्जा लिया उसको पे करने योग्य नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे, उस व्यक्ति को बोलेंगे इंसॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। क्लियर? सॉल्वेंट जैसे इसका उल्टा होता है बेटा। इसमें ये होता है कि व्यक्ति पैसे देने योग्य होता है, पैसा दे देता है, वो जो भी डेप्ट हमसे लिया है या फिर हम उससे डेप्ट लिए हैं तो हम उसको दे रहे हैं, हम उस पोजीशन पे हैं, हम उसको पे कर दे रहे हैं, तो आई एम अ सॉल्वेंट पर्सन। ठीक है बेटा? क्या बोलेंगे उसको? सॉल्वेंट। क्लियर? अ पर्सन ऑन एंटरप्राइजेज विच इज in position to pay the debt, it is called solvent. स्टोर क्या होता है बेटा? स्टोर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता स्टोर क्या है। स्टोर एक ऐसा, मतलब हमारे कंपनी में एक ऐसा जगह है बेटा जहाँ पर हम सारे रॉ मटेरियल्स, सारी चीज़ें रखते हैं, मशीनरी या फिर स्क्रैप वैल्यूज़, खराब चीज़ें या बचे कुछ चीज़ों को हम रखते हैं, बेचने के लिए नहीं, अपने बिजनेस पर्पस के लिए रखते हैं, उसको स्टोर कहते हैं। जैसे लिखा है देखिए, द टर्म्स ऑफ स्टोर इज यूज्ड टू डोनेट मटेरियल्स हेल्ड बाई एन इंटरप्राइजेज उसको रखता है एक संस्था, इंटरप्राइजेज बोले तो जो संस्था वो रखती है, फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन इन द बिजनेस, अपने बिजनेस कंजम्पशन के लिए रखती है, अपने बिजनेस पर्पज के लिए रखती है, नॉट फॉर रीसेल, उसको बेचने के लिए नहीं, उसको रखने के लिए। तो उस एरिया उसको क्या बोलते हैं? स्टोर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्टोर कहते हैं। क्लियर हो गया? तो कोई डाउट है? नहीं है? नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। तो चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू क्या होता है बेटा? हमारा ऐसा इनकम है जो बार बार हमें मिलता है। ठीक है? जैसे हमारे बिजनेस में मिल सकता है या कहीं पे भी, जैसे हमको कमीशन रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है ना, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, या हम गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहे हैं, तो जो बेचने के बाद मुझे क्या है, बार बार जो मिल रहा है ना, ऐसा तो नहीं हम एक ही बार बेच रहे हैं, ऐसा तो नहीं हम कमीशन हमको एक ही बार मिल रहा है, डिविडेंड हमको एक बार ही मिल रहा है, बार बार मिल रहा है। तो रेवेन्यू का मतलब होता है जो मुझे बार बार मिलता है, इसको रिकरिंग नेचर भी बोलते हैं, जो मुझे बार बार मिलता है। ठीक है बेटा? ये हो गया रेवेन्यू। एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा याद रखिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम सेल्स कहते हैं। ठीक है बेटा? आप सब भी ध्यान सुन लीजिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नाम आएगा, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक में आएगा, यानी 3rd बुक में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RFO, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा RFO। ठीक है? RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये भी मेरा इनकम होता है। ये बेसिकली कब हमको रिसीव होता है? भाई रेवेन्यू का नाम लिया, इसका मतलब हमको बार बार मिलेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स हो रहा है, यानी कि ये ऐसा इनकम मुझे बार बार मिल रहा है जिसमें हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं बेटा? सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें कमीशन, डिविडेंड ये सब नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज।
सिर्फ इसमें सेल्स की बात की जा रही है। और रेवेन्यू में सब आता था, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज बेच के हमको जो रिसीव हो रहा है, जो मुझे बार बार बेच के जो रिसीव हो रहा है, वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। टर्नओवर का मतलब होता है बेटा, टर्नओवर का मतलब होता है जो मुझे बेटा टोटल सेल, आपने जो अपने बिजनेस में ओवरऑल टोटल बेचा कितना, उसको बोलोगे आप क्या, टर्नओवर। कि मेरा इतने का टर्नओवर है, मेरा इतने का बेचने, मैंने इतने साल भर में अकाउंटिंग पीरियड में इतना बेचा है, हमने टोटल इतना बेचा है, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर। क्या बोलेंगे उसको बेटा, टर्नओवर। देखिए लिखा भी है कि टर्नओवर मीन्स टोटल सेल्स मेड इन द पर्टिकुलर पीरियड। किसी पीरियड में आपने टोटल जो आपने बेचा है, दिस इज कॉल्ड टर्नओवर। क्लियर। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है जो हमारे बिजनेस में जो जीवित प्राणी होते हैं, जैसे मान लीजिए हम बफेलो ले लिए, काओ ले लिए, है ना, समझ गए ना, तो वो सब हमारे क्या लाइव स्टॉक है। क्लियर। जिसको हम अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, जैसे बफेलो हो गया, का हो गया, हेंस हो गए, समझ गए मेरी बात ना, तो उसको लाइव स्टॉक कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, कौन सा स्टॉक, लाइव स्टॉक कहेंगे। ठीक है। हॉर्स हो गया, वो सब क्या किस में आएंगे बेटा, हमारे बिजनेस में, उसको किस अकाउंटिंग टर्म्स में उसको क्या कहेंगे, लाइव स्टॉक कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवित प्राणी हो। क्लियर, समझ में आ गया लाइव स्टॉक। ठीक है। लाइव स्टॉक, डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल्स, हॉर्सेज आर नॉन एज लाइव स्टॉक। उसके बाद बेटा लास्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में हम जानते ही हैं कि इन्वेस्टमेंट मतलब हम जो अपने बिजनेस में रह करके कहीं और हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगा दिए, है ना, डिवेंचर में पैसा लगा दिए, समझिए, जिसके बदले हमको रिटर्न में प्रॉफिट मिलता है या रिटर्न में उसके बदले हमको पैसा मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। इन्वेस्टमेंट मेरे लिए एसेट्स होता है, क्योंकि रिटर्न में मुझे कैश देगा, वो मेरे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। क्लियर। तो ये हमारा बेटा अकाउंटिंग टर्म समाप्त हो गया, और जितना भी अकाउंटिंग टर्म्स था हमने सारे वीडियो में अच्छे से लेक्चर बता दिया है। अगर इससे जो भी आपको अकाउंटिंग टर्म्स टॉपिक छूट रहा होगा, प्रीवियस वीडियोस मेरे हैं, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। और बाकी फिर हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।